हेलो, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है कुछ क्या है, गोधूली भाग का ये शायद 5वां चैप्टर है। क्या है, नागरी लिपि निबंध है। ठीक है, इसको याद कराएंगे, बस छोटा सा चैप्टर है। बस इसको पढ़ेगा ना अपने से, अगर पढ़ेगा तो इसको समझ में नहीं आएगा, ये गुण भी थोड़ा सा समझ में भी नहीं आएगा क्या पढ़े क्या नहीं। लेकिन इसको हम बस थोड़ा सा भाषा के थ्रू में लेकर आए हैं और आप लोग सीखो और इसको आसान से याद हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, याद करना है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यह 5वां चैप्टर है। क्या है बाबू, नागरी लिपि। क्या है बाबू, नागरी लिपि के बारे में पढ़ना है। यह क्या है, निबंध है। क्या है, पहले देखो, यह नागरी लिपि क्या है बाबू, निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य। कौन है बाबू, गुणाकर मूल्य। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले यह जन्म लेखक परिचय हमने कराता हूँ, उसके बाद स्टोरी पर चलूँगा। स्टोरी को हमने एक छोटा सा कहानी के थ्रू बताने का कष्ट करेंगे बस, लेकिन कहानी नहीं है, बशर्ते हम कहानी की तरह समझाने का कोशिश करेंगे कि ताकि तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या बाबू, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कर, इसकी लेखक और जन्म और इसकी निबंध है, कहानी है, क्या है, इसको याद करते हैं। चलो ठीक है, तो बताओ, नगर के लोगों में है, नगर के लोगों में गुणा करने की नई बात है। गुणा की बताओ, देखो ऐसे नगर के लोगों में नई गुण है, याद रखना। ट्रिक क्या बताया हमने, नगर की लोगों में नई गुण है। नगर की लोगों में नई गुण है, नई गुण है। तो गुण का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, गुणाकर मूल्य। इसके लेखक, नगर के लेखक कौन हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। और नई बात है, नई मतलब हो जाएगा निबंध, यानी कि नई बात है, इसलिए नई का मतलब हो जाएगा निबंध, और गुणाकर का मतलब, गुणा का मतलब हो जाएगा गुणाकर मूल्य, और नगर का मतलब हो जाएगा नागरी लिपि। याद हो गया, नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूल्य। नगर के लोगों में नई गुण है, तो नगर गुणाकर मूल्य। याद हो गया, गुणाकर मूल्य। नई बात है, इसलिए निबंध हो जाएगा, यानी कि निबंध है। पूछा गया क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कहानी है, निबंध है, क्या है, तो बताएंगे नागरी लिपि क्या बाबू, निबंध है। ठीक है, लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। ठीक है, याद कर लेना है ये सब। ठीक है, 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। ठीक है, यह क्या बाबू, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, क्या है, प्रारंभिक शिक्षा, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश मराठी भाषा में किए थे। ग्रामीण परिवेश का मतलब समझता है, गांव में रह करके इन्होंने पढ़ाई किया था। जैसे में हम लोग करते हैं, गांव में रहते हैं, देहात के आदमी है ना हम लोग, शहर के थोड़ी बड़ा घर के आदमी नहीं, हम लोग देहात के आदमी हैं, गाँव में रह करके शिक्षा ग्रहण किए थे, इसलिए उसी को ग्रामीण परिवेश कहा जाता है। इन्होंने किस भाषा में थे बाबू, तो मराठी भाषा में किए थे। ठीक है, मराठी भाषा में। ठीक है, मराठी भाषा में इन्होंने मैट्रिक से एमए तक इन्होंने, इनका सब्जेक्ट फेवरेट कौन था, गणित। हम लोग का भी गणित फेवरेट होता है ना, सभी का चस्का, जिसको जो फेवरेट होता है। लेकिन गुणाकर मूल्य को मैट्रिक से लेकर के एमए तक कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था बाबू, अच्छा था, पसंद था, तो गणित। क्या है बाबू, गणित। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणाकर मूल्य को मैट्रिक से लेकर के एमए तक कौन सा गणित पसंद आया करता था, तो गणित। क्या मानना है, मैथ। ठीक है, क्या है बाबू, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, चलते हैं देखते हैं। इन्होंने पूछा गया क्वेश्चन है कि 25 वर्ष में, कितना वर्ष में, 25 वर्ष में 2500 यानी कि 2500 से ज़्यादा लेख एवं 30 पुस्तक प्रकाशन किए थे। वाह, इतना तो आज तक कोई लेखक नहीं किया। सोच लो कि 25 वर्ष में कितना, 25 वर्ष में 2500 से ज़्यादा लेख लिखे, कहानी कविता लिख चुके हैं। सोच लो, कहानी और कविता लिखे और 30 पुस्तक का भी प्रकाशन किए। आज तक हमने इतना बड़ा नहीं देखे हैं, सोचो। लेकिन एक चीज़ देखो ना, गौर करो, इनका फेवरेट सब्जेक्ट था गणित, लेकिन लिखते थे कहानी निबंध। बताओ हिंदी में, क्या यार, अजीब बात है यार। फेवरेट है गणित, लिखते हैं निबंध ना इनको। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि 25 वर्ष में 2500 से ज़्यादा लेख किसने लिखा था, तो बताना गुणाकर मूल्य। बोलेंगे 25 वर्ष में कितने लेख छापे थे, तो 2500 लेख। ठीक है, ये कितने वर्ष के अंदर, तो 25 वर्ष के अंदर छाप दिए थे। सोच लो। और कहेगा कितने पुस्तकों का उन्होंने प्रकाशन किया है, तो 30 पुस्तक का प्रकाशन किया है। लेकिन यही था बाबू, और इसके कुछ प्रमुख कृतियाँ, यानी कि इन्होंने कुछ कहानी, कुछ निबंध लिखे हैं, जिसको हमने नोट डाउन किया है। जितना इंपॉर्टेंट होता है उसी को लिखे हैं, याद कर लेना, 1 से 2 बार पढ़ेगा, सारा एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, क्या प्रमुख कृतियाँ क्या है बाबू, अक्षरों की कहानी। क्या है, अक्षरों की कहानी। फिर है भारत इतिहास और दर्शन, भारत
इतिहास और दर्शन। फिर है प्राचीन भारत का महान वैज्ञानिक, वैज्ञानिक के बारे में भी इन्होंने लिखा था। सोच लो 2500 जिन्हें बाबू 2500 लिखे थे, तो इन्होंने तो सारा चित्र ही लिखे होंगे समझो तो। ठीक है, क्या बाबू प्राचीन भारत में महान वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक भी लिखे थे और महान वैज्ञानिक, भारत में महान वैज्ञानिक भी लिखे थे। सोच लो। फिर सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, नक्षत्रलोक। फिर नेक्स्ट हमारा भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, ब्रह्मांड परिचय। देखो ना, लगता है पूरा सौरमंडल के बारे में इन्होंने लिख दिया है। देख लो, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, टोटल देख सकता है, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, टोटल आने की लगता है ना जितने भी हमारा सौरमंडल में है, ब्रह्मांड, सौरमंडल, ऊर्जा, सूर्य, तुर्य, सारा इन्हीं ने लिखा है। किसने? गुणाकर मूल्य ने। देख सकते हैं। ठीक है, इनकी एक सबसे प्रमुख पुस्तक थी जिसका नाम है अक्षर कथा। इसको तो याद कर लेना है, अक्षर कथा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 100% पूछता है। यही क्वेश्चन इतना में से सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है अक्षर कथा। पूछा गया क्वेश्चन है कि अक्षर कथा किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो अक्षर कथा किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो गुणाकर मूल्य। किसके? गुणाकर मूल्य। इन्होंने पूछेगा गुणाकर मूल्य की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन है? तो अक्षर कथा। क्या मानना है? अक्षर कथा। यही था हमारा लेखक परिचय। अब आते हैं वीडियो में। करा दिया, ये हमारा बस छोटा सा स्टोरी की टाइप के, बस कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, स्टोरी की टाइप पर सुनाते हैं, बस कहानी है ना। थोड़ा सा देवनागरी लिपि के बारे में हम लोग का जानना है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि के बारे में हम लोग को जानना है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी कहता है ना, दही, दूध से दही बनाते हैं, दही को जब महते हैं ना तो उसमें जितना भी मक्खन होता है ना सबको निकाल करके रख लेते हैं। उसी तरह से हमने भी किताब को पढ़ा, किताब को पढ़ा, किताब को पढ़ करके जितने भी इसके मक्खन है, जितने भी इंपोर्टेंट पढ़ा हमने निकाल करके रख लिया। बस इतना ही है, कुछ नहीं समझना है, इसको समझ लो, हो गया खत्म। ठीक है, तो यही भी है, यही है। चलो शुरू करते हैं। और हमने लेखक परिचय करा दिया है। ठीक है, तो ये है बाबू 200 सदी पहले इसकी जो कहता है ना देवनागरी लिपि में अस्थिरता कब आई, देवनागरी लिपि क्यों प्रचलित हुई, तो कहा जाता है कि सबसे पहले हमको ये जानना है कि देवनागरी लिपि का उत्पतन कहाँ से हुआ। देवनागरी लिपि सबसे पहले कहाँ लिखा गया, कैसे इसको लिखने लगे कि यह देवनागरी लिपि है। समझा गया? तो क्या है बाबू, देखो कहना है कि कुछ गुजरात के ब्राह्मण थे, गुजरात में नगर ब्राह्मण थे, उनका कहना है कि सबसे पहले देवनागरी लिपि को गुजरात में के नगर में बोला गया, इसीलिए इसको देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि काशी जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, कहा जाता है काशी उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, उसका कहना है कि सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग काशी में हुआ था। काशी देव की नगरी है, इसीलिए इसको देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। बताओ, दो मत भेद आ गया। तीसरा एक और भेद आता है। कुछ लोग का कहना है कि देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि पद ताड़ित कम नामक ग्रंथ में पटना नगर को दर्शाया गया है, यानी कि पटना नगर में एक पुस्तक का नाम लिखा गया है पद ताड़ित कम नामक ग्रंथ। इसमें पटना नगर के बारे में चर्चा किया गया है, तो इससे कहा जाता है कि सबसे पहले यह पटना नगर में बोला गया था, इसलिए यह पटना नगर से उत्पत्ति हुआ है। लेकिन देखो बाबू, 3 मतभेद है। पहला है कि कुछ लोग गुजरात के ब्राह्मण लोग कहते हैं कि सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रचलन गुजरात में हुआ, बोला गया था, इसलिए यह देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। काशी के राजा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है काशी का राजा, काशी में प्रयोग किया गया। काशी कहा जाता है देव की नगरी है। किसकी नगरी है? देव की नगरी है, इसीलिए इसको कहा जाता है देवनागरी लिपि। काशी के लोगों की कहना है। ठीक है, लेकिन पटना को कहा जाता है कि पटना एक पहले विशाल नगर था, इसलिए यहाँ देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज तक हम लोग को पता नहीं है, बस जो लिखा गया किताब में उसको हमने करा दिया। ठीक है, देवनागरी लिपि कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो कुछ लोग का कहना है गुजरात से, कुछ लोग का कहना है काशी से, कुछ लोग का कहना है पटना को हम लोग पाटना नगर कहते थे, इसलिए पूर्वजों ने इसको पाटली देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। ठीक है, लेकिन चलते हैं इधर। कहते देवनागरी लिपि में अस्थिरता कब आई, तो कहा जाता है कि 200 सदी पहले, एक नहीं 200 सदी पहले अस्थिरता नहीं थी देवनागरी लिपि में। लेकिन इसको क्या किया गया बाबू, लिखने के लिए, देखता है टाइपराइटर का मतलब समझता है, टाइपराइटर
टाइपिंग ऐसे से कोट उट में होता है ना, पहले सबसे पहले कोट में इसका प्रयोग किया जाने लगा, कोट। ठीक है, अस्थिरता कैसे आई? क्योंकि इसमें अस्थिरता आई, जैसे मान लिया जाए हमारा क, मान लीजिए क ऐसे लिखते हैं, क ऐसे लिखते हैं, क ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन ऐसे अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं वह, हो सकता है क ऐसे भी तो लिख सकते थे, क इसको पढ़ते थे, लेकिन बाबू इन्हों इसमें अस्थिरता तब आई 200 सदी पहले कोटों में इसकी छपाई और टाइपराइटर होने लगी और छपाई होकर के पुस्तकों की छपाई होने लगी, तब जा कर के इसमें अस्थिरता आई कि नहीं हम इसको क के क ही बोलेंगे। जिस दिन से इसमें देवनागरी लिपि में अस्थिरता आ गई। क्या हम बताएं बाबू, मान लिया किताबों में क्या छपा, मान लीजिए ऐसे छाप दिया क, तो अब सबको इसको पढ़ना है क्या, क। अगर बोल देता कि इसको पढ़ना है क, तो हम लोग इसको पढ़ते क, लेकिन यह वास्तव में क्या है ख। लेकिन अस्थिरता कब आई? जब इसको कोट में छपाई और पुस्तकों की छपाई होने लगी, तब जाकर के इसमें अस्थिरता आई। ठीक है, यह हमारा पहला। ठीक है, दूसरा क्या है बाबू, हिंदी मराठी नेपाली। कहा जाता है कि हिंदी मराठी नेपाली में भी देवनागरी लिपि को लिखा जाता है। पर हम लोग कौन भाषा लिखते हैं? देवनागरी लिपि लिखते हैं। अभी भी एग्जाम देगा ना, चाहे मैट्रिक हो चाहे जो भी हो, देवनागरी लिपि लिखता है। ठीक, देवनागरी लिपि लिखते हैं। ठीक है, तो बाबू यह जो है हिंदी मराठी नेपाली ये सब देवनागरी लिपि की ही देन है और देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। फिर अब बाबू कहा जाता है देवनागरी लिपि को बंगला देवनागरी की बहन है। अरे यार, बंगला जो है देवनागरी की क्या है? बहन है। ठीक है, याद रखना, बस छोटा छोटा पॉइंट है, इसको खाली याद कर लेना है। ठीक है, क्या बाबू, और सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही बनेगा, पूछेगा क्वेश्चन ना, कितने सदी पहले देवनागरी लिपि में टाइपराइटर की अस्थिरता आई? तो बोलेंगे 200 सदी पहले, जब कोटों में इसकी छपाई होने लगी, जिससे अधिक से अधिक पुस्तकों की छपाई होने लगी और उसमें अक्षरों की छपाई होकर प्रिंट यानी कि पुस्तक सेल होने लगे, जिसके कारण से इसमें अस्थिरता आ गई। अस्थिरता कब है? जब छपाई नहीं होता तो अस्थिरता नहीं आती, अस्थिरता नहीं आती। जब इसकी छपाई होने लगी कोट में, क ऐसे होता था ऐसे, इसी कारण से अस्थिरता आई। जब छपाई हुआ तब अस्थिरता आई थी। बस 2-3 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन शायद इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, कहा जाता है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ ये जो है सब ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती है, लेकिन ब्राह्मी लिपि में वास्तव में नहीं लिखी जाती है। कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि से ही कोई लिपि निकल करके आई है, जो कि 3-4 ये एक ही लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। पूछेगा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ क्या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो नहीं। कौन सी लिपि में बाबू? तो मारना ब्राह्मी लिपि में। पूछेगा सबसे प्राचीन लिपि कौन है? तो ब्राह्मी लिपि है। सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है बाबू? अब ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से ही निकल करके देवनागरी लिपि आई है। ठीक है, याद रखना। फिर हमारा प्रारंभिक लेख, प्रारंभिक लेख जो सबसे पहले है, कहता है देवनागरी लिपि को सबसे पहले कहाँ लिखा गया था? तो दक्षिण भारत में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था बाबू? दक्षिण भारत। हमारा भारत कैसा होता है बाबू? ऐसा होता है ना, हमारा भारत कैसा होता है? ऐसे ना, ऐसे करके होता है। तो दक्षिण भारत ये होता है हमारा उत्तर भारत, ये होता है हमारा दक्षिण भारत। तो कहा जाता है कि सबसे पहले दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को लिखा गया था और इसका नाम देवनागरी नहीं कहा गया, नंदी नागरी कहा गया। पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो माना नंदी नागरी कहते हैं। क्या है बाबू? नंदी नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो नंदी नागरी कहते हैं। ठीक है, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले नंदी नागरी का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूरा भारत में? तो माना दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में नंदी नागरी का प्रयोग किया गया। पूछेगा नंदी नागरी ना सबसे पहले कहाँ बोला? तो दक्षिण भारत में। ठीक है, मार देना है। फिर क्या है बाबू? कोंकण के शिलालेख, राष्ट्रकूट, विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी में ही लिखा गया था। यानी कि ये जो था ये सब ज़्यादा करके अगर पढ़ना है तो हिस्ट्री में पढ़ना है बाबू। हिस्ट्री में जब 10th 12th पास हो जाएंगे तब हिस्ट्री में पढ़ना है ज़्यादा करके, विजयनगर के शासकों का लेख। ठीक है, लेकिन याद रखना पूछेगा कोंकण के शिलालेख, राष्ट्रकूट विजयनगर के शासकों का लेख किस नागरी में लिखा गया था? तो नंदी नागरी में ही लिखा गया था। ठीक है, फिर पूछेगा 11वीं शताब्दी में सिक्के पर कौन सी लिपि लिखी गई थी बाबू? देवनागरी लिपि, यानी कि नागरी लिपि का प्रचलन सिक्कों पर होने लगी। देख तो अभी भी हम लोग सिक्का निकालते हैं, सिक्का
निकालते हैं ना सिक्का, सिक्का पर देखे लिखा रहेगा सत्यमेव जयते 1 रुपया 2 रुपया, तो यह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में सिक्के पर नागरी लिपि की छपाई होने लगी। पूछेगा सिक्कों पर कितनी शताब्दी में नागरी लिपि की छपाई होने लगी थी, तो 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में सिक्कों पर नागरी लिपि की छपाई होने लगी थी। नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू, 12वीं सदी में सिक्के पर वीर के लस्य पूछा गया क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में सिक्के पर किसका वीर के लस्य छापा गया था, तो केरल का वीर के लस्य, किसका बाबू, केरल का। केरल, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ के, इस लाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, बहुत याद रखना। 12वीं शताब्दी में सिक्के पर वीर के लस्य छापा गया था, वह कहाँ पड़ता है बाबू, तो केरल में पड़ता है। केरल कहाँ पड़ता है, सबसे हमारा दक्षिण भारत में पड़ता है केरल, और उत्तर भारत में हम लोग पढ़ते हैं बिहार, फिर बाद नेपाल, उसके बाद 93 का तो हिमालय, फिर उसके बाद चाइना, है ना, तो उधर नहीं जाना, कंबोडिया वियतनाम सब इधर है सब, ठीक है। फिर होता है केरल, ठीक है। कहा जाता है कि अकबर देखो बताओ, अकबर जो था वो मुस्लिम शासक था, मुस्लिम। अकबर कैसे शासक था, मुस्लिम शासक था ना। अकबर की पत्नी का नाम क्या था बताओ ना। प्रथम, चलो छोड़ो वो सब, कई ब्याह किया था उतना याद रखना, वो सब का अतु नहीं है। लेकिन अकबर एक मुस्लिम शासक था, फिर भी अपने सिक्के, जो उन्होंने सिक्का बनवाया था ना, उस पर राम और सीता की आकृति बनवाया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, कि अकबर ने अपने सिक्के पर किसकी चित्र बनाई थी, किसकी आकृति बनवाई थी, तो राम सीता की। राम सीता का मतलब राम भगवान और राम की पत्नी थी सीता ना, हम तो नहीं पता, लेकिन याद रखना राम की पत्नी थी कौन बाबू, सीता। तो अकबर ने राम सीता की आकृति बनवाई थी अपने सिक्के पर, लेकिन बाबू यह मुस्लिम शासक था, फिर भी इसको हिंदू से कोई जाति भेद नहीं था, इन्होंने राम सीता का आकृति बनवाया था अपने सिक्के पर। याद रखना किसने बाबू, तो अकबर ने। किसने प्रहलाद, बता जल्दी, अकबर ने किसका बनवाया था बाबू, राम सीता का आकृति बनाया था, ठीक है। कहा जाता है नेक्स्ट हमारा क्या बाबू, उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। देखो हम लोग बाबू उत्तर भारत में पढ़ते हैं, हम लोग नीचे ही दक्षिण भारत ही पढ़ते हैं, उत्तर भारत, ठीक है। तो हमारे जितने भी हैं, कहा जाता है कि जितने भी हैं उत्तर भारत में हम लोग कौन सा लिपि पढ़ते हैं बाबू, देवनागरी लिपि पढ़ते हैं। अभी बार बार बोल रहे हैं कि देवनागरी लिपि हम लोग लिखते हैं, जब एग्जाम में भी लिखते हैं ना तो देवनागरी लिपि ही लिखते हैं। कहता है कौन सा भाषा में आप उत्तर देना चाहते हैं, तो लिख देता है कितना लोग हिंदी भाषा में, लेकिन नहीं, देवनागरी लिपि में ही हम लोग लिखते हैं। किस लिपि में लिखते हैं बाबू, देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि ही लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बाबू, 8वीं-9वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में हो गया। ले पूछेगा देवनागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में कितनी शताब्दी में हो गया था, 8वीं-9वीं सदी में, 8वीं-9वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में हो गया, ठीक, याद रखना बाबू। इसको बस तुम लोग जब अपने से पढ़ोगे ना, हो सकता है 1 से 2 पेज पढ़ोगे फिर फेंक दोगे, कहेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमने जितने भी इसको कहते हैं ना, दूध से दही बनाए, दही से क्या बनाए, माठा कुछ होता है, और उसको मह कर जितना भी उसमें महता है ना, देहात में देखते होगे, मह कर उसे जितने मक्खन होता है ना सारा निकाल लिया है। पढ़ लो, सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक बन जाएगा, मैं गारंटी दिखाता हूँ, ठीक है। अगर छूटेगा तो बोलना, ठीक। तो 8वीं-9वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में हो गया, किसकी, देवनागरी लिपि की प्रचलन कहाँ हो गया, पूरे देश में हो गया, ठीक है। अब देखो ये भारत का चित्र आ गया यार, इसको मिटा दो, ठीक है, पूरे देश में हो गया, ठीक है। उत्पत्ति में मतभेद, इसकी उत्पत्ति में देखो कुछ मतभेद हुआ था, हमने शुरू में बता दिया था। कहे थे कुछ लोगों का कहना है कि देवनागरी लिपि का प्रचलन उत्पत्ति सबसे पहले गुजरात में बोला गया था, और गुजरात के ब्राह्मणों ने बोला था नगर में, इसलिए इसको देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। लेकिन कुछ यूपी के भी तो लोग हैं, खरखा है, यूपी तो नवाबों का शहर लखनऊ है यार, लेकिन लखनऊ वाला कहाँ मानने वाले थे, यूपी वाले का है ना। यूपी में एक जगह है जहाँ पर है काशी, काशी को कहा जाता है देव की नगरी, काशी को क्या कहा जाता है, देव की नगरी, इसीलिए इसको कहा जाने लगा देवनागरी लिपि। तो कहता है काशी के लोगों का कहना है कि सबसे पहले हमारे यहाँ बोला जाएगा, इसीलिए इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या बाबू, ये भी बता चुके हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले प्रताड़ित नामक ग्रंथ में पटना नगर के बारे में चर्चा किया गया था, और सबसे पहले यह शब्द का प्रयोग पटना नगर में किया गया था, इसीलिए इसका देवनागरी लिपि नाम
रखा गया। सबसे पहले कहाँ बोला गया था? पटना नगर में। ये 3 मतभेद हैं, आज तक हमको पता नहीं चला है। अब तुम लोग पता करते रहना बाबू, पता नहीं चला, किताब में जो दिया है वही याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने इसे नंदी नागरिक कहा। बताओ, पूछेगा 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने इसको क्या कहा बाबू? नंदी नागरिक। हमने पहले ही बता दिया है कि दक्षिण भारत में कहा है, दक्षिण भारत में नंदी नागरिक कहा जाता है। कहा जाता है बाबू? शासकों ने लेखक के नंदी नागरिक कहा जाता है, ठीक है, नंदी नागरिक, ठीक है। दक्षिण भारत में इसको क्या कहा जाता है? नंदी नागरिक, ठीक है। पहले हमने बता दिया है, ठीक। यहाँ भी लिखे हैं प्रारंभिक लेख दक्षिण भारत को नंदी नागरिक कहा जाता है, यही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है। पूछेगा कईवीं शताब्दी में, तो याद रखना है 14वीं 15वीं शताब्दी में। 14वीं 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों ने इसे नंदी नागरिक कहा था। फिर नेक्स्ट हमारे क्या बाबू? हिंदी के आदि कवि सरहपाद पूछा। सरहपाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ये और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ना। पूछेगा हिंदी के आदि कवि कौन है, तो मारेंगे सरहपाद। अब पूछेगा दोहा कोश का रचना किसने किया था, या दोहा कोश को किसने लिखा था, तो सरहपाद में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बोर्ड मार्क लगा लो इसको, इतना बार पूछा गया, 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया इस चैप्टर से, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है, तो याद रखना सरहपाद। आएगा या ना आए, लेकिन इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का नहीं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना है क्या बाबू? दोहा कोश के रचनाकार आने के लेखक कौन है, तो याद रखना सरहपाद, ठीक है। इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सरहपाद कहा जाता है, लेकिन जब देवनागरी लिपि लिखा जाता है तो एक राज्य पड़ता है हम लोग में कर्नाटक। कहाँ पड़ता है बाबू? कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह पड़ता है श्रवणबेलागोल। कहा जाता है कि श्रवणबेलागोल में गौतम बुद्ध भगवान की मंदिर है, जिसको गुम्तेश्वर के मंदिर कहा जाता है। यह काफ़ी प्रचलित है, और वहाँ पे भी इसका प्रयोग देवनागरी लिपि में ही किया गया था। क्या चीज़ में? देवनागरी लिपि में किया गया था, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है, देखो तो हमने लिख दिया बाबू, श्रवणबेलागोल जो पड़ता है, यह कहाँ पड़ता है बाबू? कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पे कर्नाटक में गौतम बुद्ध भगवान, जिसको बोलते हैं गुम्तेश्वर की, एक बहुत बड़ा और विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, जो कहाँ पड़ता है बाबू? श्रवणबेलागोल में, जो पड़ता है कर्नाटक में। पूछेगा कर्नाटक में सबसे बड़ा मंदिर किस भगवान की है, तो गुम्तेश्वर की मंदिर है। पूछेगा कहाँ पे पड़ता है बाबू, तो श्रवणबेलागोल में पड़ता है। राज्य पूछेगा तो कर्नाटक। कौन सी मूर्ति बाबू? तो गुम्तेश्वर की मूर्ति, ठीक है। याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू, कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे ना, विदेशी यात्री थे। गुर्जर प्रतिहार कहाँ से बाबू? भारत के नहीं थे, यह विदेशी यात्री थे, और भारत में आकर के कनौज पड़ता है ना, देखा है कनौज, ये हमारा क्या है बाबू? भारत है ना। अरे यार, चलो ये हमारा क्या है बाबू? भारत ना। चलो छोड़ो, यह विदेशी यात्री आए थे। यहीं पे हमारा क्या है बाबू? पंजाब ना, पंजाब है ना, पंजाब। तो पंजाब में ही कनौज पड़ता है। पंजाब में यानी कि कनौज पर आकर के गुर्जर प्रतिहार ने अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसी किताब में दिया गया है बाबू। तो बस जितने टॉपिक है सब हमने करा रहा हूँ, बस कुछ। गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, उन्होंने कनौज पर क्या कर लिया था बाबू? अधिकार कर लिया था। आक्रमण नहीं किया था, आक्रमण कर करके जीत करके उस पर अधिकार भी कर लिया था। लेकिन उससे पहले हमने बताया था बाबर भी कनौज पर अधिकार किया था ना, लेकिन आज तक कहानी नहीं पढ़ा है। बाबर भी अधिकार किया था, ठीक है, बाबर भी अधिकार किया था, ठीक है। लेकिन क्या है बाबू, नेक्स्ट हमारा और अंतिम है क्या? अंतिम पॉइंट है, इस्लामी शासकों ने भी सिक्के पर नागरी लिपि का उपयोग करना शुरू कर दिया। कहता है कि जितने भी मुस्लिम थे वह हिंदू मुस्लिम में मतभेद नहीं रखे, और कहा जाता है कि नागरी लिपि पर मुस्लिम ने भी अपना प्रयोग देवनागरी लिपि में करना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है यही हमारा फुल स्टोरी। देखो क्या स्टोरी है, कुछ नहीं, जितने भी कहते हैं ना अपने से पढ़ेगा तो एक भी पॉइंट नहीं छाट पाएगा, लेकिन हमने इसको छाट करके लाया, और जितने भी होता था इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सारा करा दिया। क्या बहुत भारी है? नहीं है। एक बार पढ़ेंगे, दूसरा बार में आ जाएगा। बस कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है और स्क्रीनशॉट कर लो इसको, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो इसको। एक बार स्क्रीनशॉट कर लोगे ना, लिख लेना है कॉपी पर,
और अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। क्या है, कुछ नहीं है, देखो क्या है, 200 सदी पहले पूछेगा कितने सदी पहले टाइपराइटर बने, तो मारना है 200 सदी पहले। कितने सदी पहले? 200 सदी। बोलेगा सबसे ज़्यादा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी, मराठी, नेपाली में देवनागरी लिपि लिखी जाती है। बंगला को देवनागरी की बहन कही जाती है। देवनागरी की बहन बोलेगा किसे कहा जाती है, तो बंगला को। ठीक है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ यह ब्राह्मी लिपि से ही लिखी जाती है। कहा जाता है प्रारंभिक लेख दक्षिण भारत और नंदी नागरी में ही मिलता है। बोलेगा दक्षिण भारत में कौन सी नागरी लिपी जाती है, तो नंदी नागरी। नंदी नागरी याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नंदी नागरी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या हुआ, कोंकण के शिलालेख राष्ट्रकूट विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में लिखी गई थी, तो नंदी नागरी में लिखी गई थी। पूछेगा 11वीं शताब्दी में सिक्के पर किसको लिखा गया था, तो नागरी लिपि को लिखा गया था। फिर पूछेगा 12वीं सदी में सिक्के पर बीताशोक केला से लिखा गया था, तो केरल में। केरल पड़ता है बीताशोक। ठीक है, ये जो पड़ता है ना वो केरल में पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, अकबर ने राम सीता, पूछा गया क्वेश्चन है, अकबर ने किसकी अपने सिक्के पर किसकी आकृति बनवाई थी, तो राम और सीता, राम भगवान और सीता भगवान की। ठीक है, याद रखना। राम सीता, हाँ राम सीता, सॉरी राम सीता, सीता भगवान की नहीं, राम। ठीक है, जो भी हुआ। ठीक है। भारत, उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। उत्तर भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं बाबू, देवनागरी लिपि कहते हैं। हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, 8वीं 9वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में। पूछेगा कैवीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में हो गया, तो 8वीं 9वीं सदी में। समझ में आया, 8वीं 9वीं सदी में। इसका उत्पत्ति के मतभेद थे। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले गुजरात में हुआ, इसलिए देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। कुछ लोग का कहना है काशी में, काशी देव की नगरी है इसलिए काशी में बोला गया, तो देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। कुछ लोगों का कहना है यह सबसे पहले पटना प्रयोग किया गया, इसलिए देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। कुछ लोगों का फिर है 14वीं 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों ने इसे नंदी नागरी कहा था। क्या कहा था बाबू, नंदी नागरी कहा था। ठीक है, कहा था। और हिंदी में आदि कवि शरापाद, पूछेगा हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शरापाद। और दोहा कोश के रचनाकार कौन है, शरापाद। इसको तो याद कर लो यार, अभी याद कर लो, कलम लो फेंको, अभी जितने भी है ना बंद कर दो सब अभी। दोहा कोश के रचनाकार कौन है, बताओ। दोहा कोश के रचनाकार शरापाद। बोलेगा श्रवण गोलाबेल कर्नाटक में है। क्या चीज़ की मूर्ति बाबू, गोमतेश्वर की मूर्ति। गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे और कनौज पर क्या कर लिए थे बउआ, अधिकार कर लिए थे। बोलेंगे गुर्जर प्रतिहार कहाँ से आए थे, तो कहना विदेश से आए थे, बाहर से आए थे मतलब विदेश से आए थे। विदेश से आए थे, कहाँ पर अधिकार किया था, कनौज पर अधिकार किया था। कनौज कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है यार, बॉर्डर पर पड़ता है ना। ठीक है, कनौज पर। इस्लामी शासकों ने भी सिक्के पर नागरी लिपि का उपयोग किया था। सोच लो, यही कहानी था बस, पूरा फुल स्टोरी। बस कुछ स्टोरी के थ्रू एक तरह सुना दिए, बस पॉइंट बना करके तुम लोग का याद हो गया। अगर अपने से पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मेरा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए